ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 आपका 7 जून को कंडक्ट हो चुका है और यहाँ पर मेरे पास ये पेपर है AIB का और ये मेरे पास जो सेट है ये A है। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी वैसे भी आप लोग बहुत थके हारे हुए होंगे, बट यहाँ पर मेरे पास जो सेट कोड A है तो यहाँ पर मैं आपको आंसर बताऊंगी। इसमें कुछ क्वेश्चन पता है ऐसे भी हैं जो आउट ऑफ सिलेबस दिए हुए हैं, ठीक है। वो जब क्वेश्चन आएगा तभी आप लोग को हम यहाँ पर बताने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार भी इन लोगों ने ऐसे ही किया था, इस बार भी इन लोगों ने ऐसे ही किया है। एक तो पहले मोस्टली सिलेबस पहला ही कम है और दूसरी बात आप आउट ऑफ सिलेबस भी इंक्लूड कर रहे हो। हाँ चलो, हमने माना कि आप ऐसा एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो जिसके लिए आप भविष्य के लिए अधिवक्ता तैयार करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आउट ऑफ सिलेबस जो है पूछेंगे, क्योंकि हर वक्त हर अधिनियम बच्चे के माइंड में फिक्स नहीं रहता है। समझ में दूसरी बात यह है कि अगर आप शामिल कर रहे हो, आपको शौक है बहुत सारे एक्ट इंक्लूड करने का, सब पूछने का, तो आप सबको सिलेबस में ऐड ऑन कर दो, बच्चा उसी तरीके से जो अपनी मेंटलिटी को सेट कर लेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है लेबर लॉ से है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के सेक्शन 5 से। इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसका और जो आपका ऑप्शन आंसर रहेगा A रहेगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ठीक है। तो ये सेट कोड A है, फिर से मैं आप लोगों से कह रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप लोग लगाएं। जो पहला क्वेश्चन है जो कि आपका लेबर लॉ से पूछा गया है, उसमें आपका जो आंसर रहने वाला है वो आपका A ठीक है। और दूसरा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, नीचे सेकंड वाला जो क्वेश्चन आप सभी का है दूसरा, वो आपका क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से, और इसका ऑप्शन नंबर आपका C ठीक है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन ठीक है भाई? इसका C वाला ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर ठीक रहने वाला है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। ये तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये आपका पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन से, और इसमें भी आपका जो है असर्शन और रीजन से सवाल पूछे गए हैं। इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है आप लोगों का B। कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा? इसका रहेगा B, ठीक है। यानी कि दोनों ही सही है, दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो तीसरे का राइट ऑप्शन रहने वाला है आप लोगों का B। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, देखिए पेपर बहुत लेंथी रहता है, प्रॉब्लम बेस्ड ज़्यादा पूछा जाता है, कथन कारण का रहता है। खैर कथन कारण तो अब हर पेपर के अंदर है, आप यूपी एपीओ का आपने देखा होगा तो रेयरली वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से है और इसमें भी आपका जो ऑप्शन नंबर ठीक है, B ऑप्शन नंबर इसमें आप लोगों का ठीक रहने वाला है, जो कि आपका जुडिशियल रिव्यू से संबंधित पूछा है, ठीक है। इस तरफ आप यहाँ पर ध्यान दें। फिर हम आएंगे नीचे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर भी हमारा जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो रहेगा भाई यहाँ पर A। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा CPC से पूछा है। किससे पूछा है? CPC से पूछा गया है, ठीक है। CPC का क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? A है, क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। सेट कोड वाले फटाफट अपना यहाँ से चेक करें, और बाकी भी क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे कर देते हैं, मोस्टली यही बात है। और उसके बाद यहाँ अगर हम 6 क्वेश्चन देखें, 6 क्वेश्चन CRPC से पूछे गए। देखो अगर मैं बताऊँ कि अब भी अगर सबसे अच्छा जो आप लोगों को स्कोर कर सकते हैं ना आप, तो वो 4 पेपर में ही कर सकते हैं। इसलिए मैं पहले भी आप लोगों से एक बात कहती थी कि आप बहुत बड़ा मत पढ़ो, क्योंकि जो छोटे छोटे एक्टर हैं उनसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि आप ना बेरक लेके जा रहे हो तो भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। समझने में भी बहुत टाइम लगता है, करने के लिए हमें सब करने पड़ते हैं, बट नेगेटिव मार्किंग नहीं, वो बात अलग है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आपका CRPC BNSS है, और आपका BNS है, IPC है, BSA है, और आपका एविडेंस है। इनसे फिर भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, और पता है इनसे बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, कोई प्रॉब्लम बेस्ड नहीं हुआ। मोस्टली आपकी ड्यूरेशन पूछी गई है, आपका सेक्शन पूछेगा सीधा, और कुछ नहीं है। जैसे आप यहाँ देखेंगे छठा क्वेश्चन CRPC से है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर घुमा दिया, 144 भी दे दिया BNSS का, लेकिन 125 दे दिया। भैया आप लेकिन लिख तो दिया ना भाई, CRPC में कहाँ है मेंटेनेंस, 125 के अंदर है, तो नॉर्मल आप लोग इसे क्लिक कर जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा लैंड एक्विजिशन एक्ट का, लेकिन पिछली बार क्या किया था, लैंड एक्विजिशन एक्ट में इन्होंने जो है अलग से प्रश्न था जो कि पूछ लिया था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये, इसका आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है D, ठीक है। कौन सा रहेगा? आपका D रहेगा। नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है जो कि IPC से पूछा गया, देखिए, और सीधा डायरेक्ट आप लोगों का सेक्शन से रखा हुआ है 120A, ठीक है, जो कि हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं 61। अब हम कहाँ पढ़ते हैं? 61 पढ़ते हैं, जो कि UPAP मुख्य परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो ये अब आपका इसका राइट ऑप्शन जो है आपका A रहने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा वो भी आपका जो है पर्सनल लॉ से पूछा गया है, कथन कारण का है, असर्शन और रीजन पूछा गया है। इसका भी 9 का राइट ऑप्शन आपका D है, यानी कि दोनों ही ठीक हैं और क्या कर रहे हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है, जो सिंपल आपका यहाँ पर एनवायरमेंट लॉ से पूछा गया है, ठीक है। और इसका राइट ऑप्शन जो रहने वाला है आपका 10 का, वो रहेगा D, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं से संबंधित अन्वेषण और अनुसंधान करना तथा उन्हें नियोजित
करना। ठीक है, ये धारा दी हुई है, इस धारा के अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा हुआ ये वाला, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? डी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आईटी एक्ट से पूछा है, तो आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है हमारा राइट ऑप्शन रहेगा इसका ए वाला, यानी कि तीनों जो ऑप्शन है ऊपर वाले ये तीनों क्या है? ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये पूरी तरीके से डिजिटल पूछ रहा है और इसमें क्या कह रहा है कि बिना इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग के केवल कागज पर दर्ज जानकारी, तो ये तो आईटी के अकॉर्डिंग आपकी शामिल की नहीं जाएगी बिल्कुल भी, तो तीनों ठीक है आपके ये। आगे अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। किस पर आ रहे हैं? 12 पर। 12 का राइट ऑप्शन देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से सिंपल ये, और ये इसका आपका राइट आंसर है डी 13, आर्टिकल 14 और वर्गीकरण का सिद्धांत। अब हम आते हैं 13 पर। 13 भी हमारा जो है किससे संबंधित है? कॉन्स्टी से है, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट का केस लो है। देखिए इसने पूछा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हरीश चंद्र तिवारी बनाम बैजू 2002 का केस था, जिसमें अधिवक्ता द्वारा मुवक्किल के धन के गबन के लिए उपयुक्त दंड पर विचार करते हुए फैसला दिया। तो इसका राइट ऑप्शन भी हमारा कौन सा है? डी माना जाएगा। ये हमारा एडवोकेट एक्ट से पूछा गया। किससे पूछा गया? 13 एडवोकेट एक्ट से संबंधित है। उसके बाद आते हैं हम अपने 14 पर। 14 में देखिए क्या कह रहा है। 14 जो हमारा है वो कि कोई राज्य औद्योगिक पार्क के लिए SC/ST की 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने की योजना बना रही है, यानी कि लैंड एक्विजिशन से हो गया। और यहाँ का 14 का राइट ऑप्शन है आप लोगों का, यानी कि इसमें जो रहेगा वो है आपका सी। ठीक है, यानी कि 14 का राइट ऑप्शन कौन सा है? सी रहने वाला है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर 15 पर। 15 पर आइए। 15 में आपका क्या दिया हुआ है? ये भी आपका देखिए सिंपल CRPC से पूछा गया। ठीक है, अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और देखिए सीधा सेक्शन बेस पूछा है, बेलेबल ऑफेंस, तो सिंपल आपका 2 है। 15 का राइट ऑप्शन है आपका। ठीक है, कम से कम वो बीच है, ये तो सोच लेते कि चलो बाकी को तो पूछ लूँ, लेकिन कम से कम जिन एक्टों को बच्चे पढ़ते हैं उनसे सिंपल पूछ लें, कम से कम पासिंग तो ले आए, कहीं तो आपके बारे में सोचा चलो उन्होंने। 16 जो है 16 का राइट ऑप्शन है हमारा डी वाला, और यह भी जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से पूछा गया आपका प्रश्न है। उसके पश्चात हमारा आता है 17 जो कि CPC से संबंधित प्रश्न है, और 17 में राइट ऑप्शन है हमारा ए। ठीक है, और लेकिन एक बात याद रखिएगा, लेकिन CPC में ये लोग प्रैक्टिकली प्रश्न पूछते हैं ज़्यादातर। आप हर साल अगर CPC के पुराने पेपर उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि CPC में कभी भी डायरेक्टली रेयर किसी सेक्शन या ऑर्डर से नहीं पूछता, प्रैक्टिकली इसी तरीके की चीज़ें यहाँ पर पूछता है। ठीक है, फिर हम आते हैं 18 पर। 18 में अब हमारा प्रश्न जो है BNSS का पूछा गया है यहाँ पर, और इसमें आपका क्या दिया हुआ है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये देखो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ 1 जुलाई 2024 को। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर हमारा 19 में ये केस आ गया है आपका कि आर्टिकल 20 क्षेत्र के कार्य क्षेत्र का विस्तार क्या है, तो PUDR का ये मामला है, और यानी कि 19 का राइट ऑप्शन आप लोग का रहने वाला है सी। ठीक है, कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा? सी रहेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 20 पर। 20 ये परमानंद कटारा का केस, तो ये आप जानते हैं मेडिकल इमरजेंसी से है, ये 20 का राइट ऑप्शन ए हो गया आप लोगों का। उसके बाद अब हम आते हैं 21 पर। ये भी आपका बहुत लेंथी पूछा है, स्टेटमेंट है, कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड है, और ये आपका एडवोकेट एक्ट से पूछा हुआ है, आपका सेक्शन 49(1)(c) से पावर के अकॉर्डिंग पूछा है। तो इसमें आपका जो सेकंड कंक्लूजन है वो यहाँ पर ठीक है, यानी कि 21 का जो आपका सही आंसर है वो क्या है? सी आंसर यहाँ पर आप लोगों का सही होगा। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट 22 क्वेश्चन पर। तो 22 ये हमारा जो है भारत के संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत पूछा है, और इसका जो राइट ऑप्शन है 22 का वो है आपका बी। ठीक है, यानी कि द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका के विकास से संबंधित है, इनके सुने जाने का अधिकार। लोकस स्टैंडाई का जो विस्तार किया गया ये इसी के अकॉर्डिंग किया गया था। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली क्वेश्चन था। ठीक है, बिल्कुल देखिए पेपर टफ था, हम ये नहीं कह सकते कि इजी था, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो मैंने सब्जेक्टों के आपके सामने नाम लिए थे उन सब्जेक्टों को छोड़कर। ठीक है, यहाँ पर CPC के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि 23 जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या है? डी। ठीक है, कि परमानेंट सब्सटीट्यूशन और एडिक्शन ऑफ द प्रॉपर डिफेंडेंट। फिर हम आते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 पर, जो भारतीय साक्ष्य 2023 का है। अब देखिए किस पर लागू नहीं होता, तो आपका जो यहाँ पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण है। सिंपल बात है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पर थोड़ी लागू होता है हमारा एविडेंस। ठीक, याद रखिएगा, लेकिन नहीं पूछे हैं ये जितने भी ये वाले हैं ना, राष्ट्रीय कंपनी, देखिए मध्यस्थता पर लागू नहीं होगा, लेकिन इन वाले ट्रिब्यूनल्स पर लागू होगा, जो आयकर है, राष्ट्रीय कंपनी विधि, क्योंकि यहाँ पर एविडेंस ली जाती है और यहाँ पर एविडेंस नहीं ली जाती है। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर देखिए 25।
25 हमारा सिंपल बीएनएस से है। लेकिन ये आपका क्वेश्चन जो है ये डिस्प्यूटेड है, डिलीटेड होने की असंभावना है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये पूछ रहे हैं संपत्ति की जब्ती को दंड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो आप ये बताइए इनमें से वो कौन सा ऑफेंस है जिसमें आपकी संपत्ति की जब्ती को दंड के रूप में दिया गया है। अगर आप यहाँ पर पनिशमेंट पढ़ेंगे तो आपको यहाँ करने के लिए तो 111 को इंक्लूड किया गया है कि अगर जो संगठित ऑफेंसेस, संगठित अपराध करने वाले हैं उनके सामने संपत्ति के बारे में, लेकिन यहाँ पर इसको दंड के स्वरूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस प्रश्न के डिलीट होने की संभावनाएं हैं। बाकी हम 26 पर आपके आते हैं। 26 जो है आप लोगों का वो आपका टोर्ट से संबंधित है और इसका राइट ऑप्शन जो रहने वाला है वो रहेगा आपका सी। कौन सा है? सी है, क्योंकि टोर्ट में ज़्यादातर आपकी प्रॉब्लम बेस्ड ही प्रश्न आते हैं। अनकोडिफाइड लॉ है आपका वैसे भी। अब ये जो आप लोगों का प्रश्न है यहाँ पर ये फिर से भारतीय साक्ष्य अधिनियम का हो गया है। इसका स्टेटमेंट जो है आप लोगों का केवल 2 वाला ही सत्य है। तो यहाँ पर 27 का आपका जो है डी ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है। नेक्स्ट हम आते हैं 28 पर। 28 भी कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखिए केस लॉस हैं आप लोगों के सामने। ये केस लॉ समझ लीजिए कॉन्स्टी में भी इंक्लूड हो जाते हैं, पीएल में भी इंक्लूड हो जाते हैं। आप समझ नहीं पाओगे किस में आते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आप लोगों के लिए। तो ये जो यहाँ पर संविधान के साथ धोखाधड़ी के बारे में पूछा है किस केस में कहा गया था, तो डीसी वादव बनाम बिहार राज्य का मामला इससे संबंधित है। 28 का डी ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। देखिए अभी 29 ही आया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने लेंदी यहाँ पर पेपर जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब देखिए आईपीसी का है कि 378 के अनुसार क्वेश्चन पूछा है चोरी के अपराध के लिए, तो कौन सा आवश्यक तत्व है पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का क्या होना चाहिए? राइट ऑप्शन है इसका आप लोगों का डी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या संपत्ति किसी के कब्जे में उसकी सहमति के बिना हटा लो, ये चीज़ इसमें क्या है ज़रूरी है। तो 29 का राइट ऑप्शन है आप लोगों का डी। क्या है? डी। यहाँ आते हैं 30 भी आपका जो है ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। तो 30 का राइट ऑप्शन है आप लोगों का सी। देखिएगा यहाँ पर 30 का जो है 30 का वो सही उत्तर है आप लोगों का सी, कि द लैंड ओनर इज नॉट अ कंज्यूमर एज द ट्रांजैक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स ए कमर्शियल जॉइंट वेंचर। ठीक है, कि भूस्वामी एक उपभोक्ता नहीं है क्योंकि लेन देन एक वाणिज्यिक संयुक्त उपक्रम है। बाकी 31 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बताए गए पेशेवर की बात करता है। 31 का राइट ऑप्शन आपका कौन सा है? सी है। याद रखिएगा उपसमिति यानी कि सब कमेटी, और ये आपका पूछा गया है बार काउंसिल के एडवोकेट एक्ट के रूल वहीं पर आ जाते हैं, लेकिन ये कुछ भी कहीं से प्रैक्टिकली पूछ सकते हैं। 32 की अगर हम बात करें, 32 हमारा सीधा जो है सीआरपीसी से पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का क्या है? ए ही ठीक है। कौन सा है? ए ही यहाँ पर सही है कि द एक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू फाइल एन अपील बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, कि अभियुक्त को सेशन न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने का अधिकार होता है। ठीक है, फिर हम आते 33 पर। 38 हमारा जो है ये पर्सनल लॉ से है, और इसमें देखिए अब पहले क्या था कि ज़्यादा मुस्लिम लोग हिंदू लोग पूछते थे, बट अब इन्होंने यहाँ पर देखिए पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम को भी शामिल कर दिया है। तो यहाँ पर ये कहीं से भी पूछ सकते हैं, नाम रख दिया फैमिली लॉ, तो अब मैंडेटरी नहीं कि मुस्लिम लोग हिंदू लोग, फैमिली लॉ रखा है भाई उन्होंने, तो किसी भी फैमिली लॉ से पूछ सकते हैं जो लोग भारत में रहते हैं। तो 33 का लेकिन यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो रहने वाला आप लोगों का डी है। ठीक है, ए फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग द लाइफ ऑफ द प्लेंटिफ। उसके बाद 34 की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो स्पेशल मैरिज एक्ट से संबंधित आ जाता है। इसका राइट ऑप्शन 34 का हमारा कौन सा रहने वाला है? डी रहने वाला है। ठीक है, 1000 रुपये तक का जुर्माना। आगे आते हैं, चलिए आईपीसी से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 362 मतलब अपहरण था, कि कौन सी बात अपहरण के अपराध के लिए जरूरी तत्व नहीं है? तो डी है। ठीक है, यहाँ पर 35 का क्या था? डी ऑप्शन। ठीक है, कि उसका आवश्यक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये रूल आपका अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा 36 क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत संसद भारत द्वारा जो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौते, जहां पर अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर वो कानून बनाएगी, तो सिंपल कहाँ बनाएगी? बट 253 के अंतर्गत बनाती है। कहाँ बनाएगी? 253 के अंतर्गत बनाती है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा 37 भी हमारा कथन कारण का है, जो कि बात करता है आपका मीडिएशन से संबंध। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं बता दूं, ये लोग ना सिलेबस में जितना पूछा है नंबर का उतना नहीं रखते, ये नॉर्मल बात है भाई। अब आप कहेंगे कि वो रखते हैं कौन से सिलेबस में, जो यहाँ पर रखेंगे वो बात आपकी ठीक है।
तो यहाँ पर जो 37 है, 37 का राइट ऑप्शन रहने वाला है ए। ठीक है, 38 पर हम आएंगे और 38 की अगर मैं बात करूँ, 38 में कह रहा है कि 105। अब ये BNSS पूछ लिया, 105 है, सिंपल रखा हुआ है, नॉर्मली आसानी से इंडेक्स से आप इसको कर सकते थे और आई होप सबका सही गया होगा। देखो मैं यहाँ पर यही आशा करती हूँ कि जो आपके मोस्टली तीनों क्रिमिनल लॉज हैं और कम से कम आधा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लगभग ये सब बड़े अच्छे से आप लोगों का गया होगा। ठीक है, बस हम लोग की तो यही उम्मीद है कि आप लोग का इस बार AB 21 निकल जाए ताकि आप भविष्य में एक अच्छे अधिवक्ता बन सकें, आप अपने जो आपका सपना है उसकी तरफ आप अग्रसर हो सकें। क्योंकि पता है कि जब हम स्ट्रगल करते हैं ये लाइफ में हर बार एग्ज़ाम देना, ठीक है, ट्रैवल करना, ये सारी चीज़ें कितनी एक मुश्किल हो जाती है कैंडिडेट्स के लिए, वो कैंडिडेट्स उस चीज़ की फीलिंग को महसूस कर सकता है। ठीक है, ये 38 है, यहाँ पर 38 ये हमारा, ये जैसे मैंने कहा इसका राइट ऑप्शन हमारा बी रहने वाला है, तलाशी जोड़ो वीडियो के माध्यम से ली जाएगी। अब हम आते हैं अपने 39 पर। 39 जो है ये कह रहा है हमारा CPC का प्रश्न आ जाता है। ठीक है, इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है ए है। ठीक है, 39 का जो राइट ऑप्शन है कौन सा है, ए रहने वाला है। नेक्स्ट है 40 का राइट ऑप्शन जो है वो आपको लोग का ए है, जस्ट जेंटियम, कि रोमन विधिशास्त्र में विधि का शासक के समान अवधारण को किस नाम से जाना जाता है। तो ये इसमें जस्ट जेंटियम और जस्ट नेचुरल में हो सकता है कि कोई भी एक आंसर यहाँ से दोनों में से क्लिक किया जा सकता है। ओके, लेकिन रियली ज़्यादा जो इसमें चांसेस हैं वो आपके किसके हैं, ए के हैं। ओके, आगे हमारा इनकम टैक्स का है। वैसे भी अब तो इनकम टैक्स भाई 2025 आपका 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है, बट अभी सिलेबस अपडेट नहीं है इसलिए। तो 41 का हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, डी है। कौन सा है इसका, डी रहेगा। ठीक है, इट इज़ एग्जाम सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर हम 42 पर आते हैं। 42 हमारा CPC का प्रश्न है और इसका राइट ऑप्शन जो है आप लोग का डी है, हाई कोर्ट द्वारा, बाय द हाई कोर्ट। कौन सा है, 42 का डी। नेक्स्ट है हमारा 43 जो कि आपका संबंधित है कॉन्ट्रैक्ट से, भारतीय संविदा अधिनियम। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आपका रिलेटेड है ये 1872 से। ठीक है, इसमें जो है आपका राइट ऑप्शन रहेगा बी है, वैलिड रेस्ट्रेंस लॉफुल प्रोफेशन आफ्टर एम्प्लॉयमेंट एंड्स। फिर आते हैं हम यहाँ पर 44 पर। देखिए 44 का राइट ऑप्शन हमारा रहने वाला है ए। कौन सा रहेगा, 44 का ए रहेगा। ठीक है, और ये किससे पूछा है, SRA से पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट आते हैं हमारा फिर से BNSS का। तो ये भी देखिए मैंने पहले कहा था, कुछ वीडियो अगर मैंने पहले बनाए थे स्टार्टिंग में, तो मैंने कहा था कि इन चीज़ों से ड्यूरेशन में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ का ये BNSS का राइट ऑप्शन आपका बी है। पहले तो देखिए 30 डेज रखा है और उसके बाद अगर नहीं आता तो इसको 45 दिन तक बढ़ाया जा सकता है, डिसीजन देने का टाइम, कि वो जो आपका दोषी या दोष मुक्ति होता है उनके लिए। जनहित याचिका, देखिए यहाँ पर इन्होंने जो 46 में ये नहीं पूछा कि भारत में, इन्होंने पूछा कि जनहित याचिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका डी, प्रोफेसर अब्राहम चेस ने। ये सबसे पहले पूछा है, भारत में नहीं पूछा, सबसे पहले। ठीक है, तो प्रोफेसर अब्राहम चेस है इनका नाम। नेक्स्ट है हमारा 47 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस मामले में लॉर्ड लाइट ने यह टिप्पणी की थी कि हैबियस कॉर्पस का अमूल्य महत्व इस तथ्य में निहित है कि आवेदक की स्वतंत्रता का तत्काल निर्धारण संभव नहीं है। तो 47 का राइट ऑप्शन रहने वाला यहाँ पर सी है और ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन से आ जाएगा। ठीक है, आगे है हमारा फिर से BNS है और यहाँ पर 2023 में आपका राइट ऑप्शन जो है वो रहने वाला है ए। 48 का राइट ऑप्शन है आप लोगों का ए, सिंपल इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ और कम्युनिटी सर्विसेज। ओके, मानहानि के लिए क्या क्या दे सकते हो, तो मानहानि के लिए सारे हैं भाई। ओके, 49 और सिंपल 456 में अगर आप लोग वैसे भी देखते तो भी आपको आसानी से जो है, सॉरी 456 कहाँ से आ गया, 356 में अगर आप देखते तो ये चीज़ें वहाँ आसानी से मिल जाती है। ठीक, क्योंकि 356 तो भाई 456 तो धारा ही नहीं है उसमें, समझ रहे हो। ठीक है, और 58 ही है यहाँ पर। अब हम आते हैं 49 भी हमारा जो है ईसाई से पूछा है भाई। हिंदू मुस्लिम तो पीछे छोड़िए, अब तो पारसी ईसाई से पूछना है, स्पेशल मैरिज लॉ से पूछा है। ध्यान रख लीजिए, अब केवल हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ तक सीमित मत रहना आप लोग पर्सनल लॉज में, अब सारे लॉज पढ़ना। पर्सनल लॉज में जितने भी आ रहे हैं कहने के लिए तो पर्सनल लॉज है, लेकिन अब उसमें हिंदू और मुस्लिम लॉ के अंतर्गत भी जितने सारे अधिनियम हैं उनके अलावा जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, जो आपका ईसाई है, पारसी है, सबको पढ़ना है भाई। ठीक है, ऑल ओवर चीज़ें आपको पढ़नी है, अनलिमिटेड पढ़ते जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ें रखी गई हैं। अब यहाँ पर आता है हमारा 49 जो कि ईसाई विवाह अधिनियम 1872 से है। इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का रहने वाला है बी। 49 क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है हमारा अब यहाँ पर 50 का जो हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है वो डी है। ये CPC का प्रश्न है। CPC के मैंने पहले कहा था बहुत लेंथी प्रश्न आते हैं।
अब देखिए मध्यस्थ वसूलाधिनियम कहने के लिए 2 से 3 नंबर का आता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर फिर से देखेंगे लगातार इसके प्रश्न का दायरा बढ़ता जा रहा है। 51 का राइट ऑप्शन जो है हमारा ए है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, ए 51 का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52 जो कि आपका बीएनएस से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, ठीक है। कि किसको अभिनव दंडात्मक उपाय मतलब शामिल किया गया, तो किसको शामिल किया गया भाई इसमें, सामुदायिक सेवा को तो शामिल किया गया है, ठीक है। कम से कम कुछ तो ऐसे आते हैं जो है दिल को थोड़ा खुश कर देते हैं क्वेश्चंस को देखने के बाद। ये वही लोग हैं जो मोस्टली हम लोग सबसे ज़्यादा इनको पढ़ते हैं, तो ये कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं इसलिए इनके सवाल हमको ईजी लगते हैं। लेकिन ये भी आप देखेंगे कि बिल्कुल इन सेक्शंस को भी इन्होंने प्रॉब्लम बेस्ड नहीं बनाया, सेक्शन बेस्ड रखा हुआ है। बाकी जो टफ हैं उनको तो सेक्शन वगैरह बेस्ड भी नहीं रखा है, बहुत टफ तरीके से पूछे, जैसे CPC आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है भारत के संविधान की योजना के तहत एक बार जब अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग घोषणा जारी हो चुकी है, मतलब जब आपातकाल की उद्घोषणा है तो संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाएगी। कौन सा कहता है अभी आर्टिकल जो है ये 250 बात करता है इसके बारे में, तो 53 का राइट ऑप्शन हमारा है सी। और उसके बाद अब हम आते हैं कौन सा 54 का राइट ऑप्शन है हमारा बी। 54 का कौन सा है, बी है भाई राइट ऑप्शन। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 जो है ये आपका भारत में लोकपाल और ओम्बड्समैन जैसी संस्था को अपनाने की सिफारिश कब की गई थी, किस समिति ने की थी, तो प्रशासनिक सुधार आयोग, यानी कि 55 का राइट ऑप्शन आपका सी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966। फिर आपका फिर से एडवोकेट एक्ट का प्रश्न है यहाँ पर, ये 1901 को इंक्लूड करते हुए। 56 का राइट ऑप्शन भी हमारा जो है रहने वाला है यहाँ पर सी। कौन सा रहेगा, सी रहेगा, ठीक है। कौन सा है, सी है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे 57 नंबर हमारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा फिर से CPC का है। तो इसका जो है क्योंकि CPC के 10 क्वेश्चन आते हैं इसलिए आपको CPC ज़्यादा यहाँ पर दिख रही होगी। CPC का ये वाला आंसर रहेगा बी, ठीक है। 57 का सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट मेकिंग द एप्लीकेशन विद इन टाइम। फिर हम आएंगे 58 पर। 58 जो है हमारा ये पूछा मोटर व्हीकल एक्ट का है, तो इसमें रिसेंटली 2019 में आपका संशोधन के बारे में बात की गई है, तो ये 58 का राइट ऑप्शन है हमारा ए वाला। अब हम आते हैं 59 पर। अब आप देख रहे होंगे कितना लेंथी पेपर पूछा हुआ है वास्तव में। 59 का हमारा जो ऑप्शन रहने वाला है सही वो रहेगा आपका सी वाला। 59 का राइट ऑप्शन कौन सा है, सी है, ठीक है। कौन सा है, सी है। देखिए पेपर तो आप लोग वहाँ पर भी पढ़े थे, अब मैं पूरा पेपर पढ़ के बताऊँ इससे आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि ये आप बाद में पढ़ सकते। फिलहाल आपको ज़रूरत है कि भाई आंसर सही बता दो, बस हमको कौन सा होने वाला है, हम बस वो चेक करके थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, ठीक है। फिर है आपका 60 और 60 में जो है हमारा ये देखिए ये आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया। आप यहाँ देखेंगे क्या पूछा गया है, समान नागरिक संहिता नियमावली उत्तराखंड 2025। मुझे ये बता दो कि ये सिलेबस में कहाँ रखा हुआ था आप लोगों ने, ठीक है, कहाँ रखा हुआ था। वैसे इसका राइट ऑप्शन जो है बी है, ठीक है, लेकिन ये बताइए कि यहाँ पर जो ये है ये सिलेबस में कहाँ पर है, ये चीज़ बस बता दें हमें। ये आउट ऑफ सिलेबस आपने बिल्कुल रखा हुआ सवाल यहाँ से पूछ लिया है। आगे फिर आएंगे 61 पर। 61 जो है CPC का है हमारा, इसका राइट ऑप्शन है आपका यहाँ पर बी। किसका, 61 का रहेगा बी। उसके बाद आते हैं 62 ये बिल्कुल आप 57 है यहाँ, और अगर यहाँ BNS से आता तो ये कौन सा हो जाता, 58 हो जाता है। एक ही सेक्शन आपका ऊपर है यहाँ पर। फिर हमारा आता है 63, देखिएगा 63, और 63 जो है हमारा फिर से मध्यस्थ वगैरह को शामिल कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर 63 का हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है ए, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं 64 पर जो आर्टिकल 143 की बात करता है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी रहेगा। 64 का कौन सा रहेगा, बी रहेगा। और यहाँ पर जो है 65 की अगर हम बात करें, 65 में जो आपका पूछा हुआ है ये मोस्टली TPS से संबंधित प्रश्न है आपका, ट्रांसफर ऑफ संपत्ति, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, तो इसका ए राइट ऑप्शन आपका ठीक है यहाँ पर। सेक्शन 66 जो है आपका कंपनीज एक्ट 2013 का है, इसका सही उत्तर आपका 60 से 90 डेज रीजनल डायरेक्टर, 66 का ए आंसर यहाँ पर ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। आगे हम यहाँ पर आते हैं 67 जो फिर से देखिए घुमा फिरा के मतलब कहाँ तो 2-3 नंबर का इस सिलेबस में रहता है, बट मुझको तो लग रहा है कि इन्होंने ना 7-8 नंबर का पूछ लिया। बहुत ज़्यादा सवाल सामने आ रहे हैं मध्यस्थता वसूलाधिनियम 1996 के, बट यहाँ पर 67 का जो है आपका सही रहने वाला है डी। 68 में हम यहाँ पर आए, ये प्रॉब्लम बेस्ड प्रश्न है आपका, SRA का प्रश्न है देखिए, और यहाँ पर 68 का राइट ऑप्शन आप लोगों का ए। फिर है यहाँ पर हम आएंगे 69 हमारा ये प्रश्न जो है देखिए CRPC से पूछा गया 167 से, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आप लोगों का कौन सा, सी रहने वाला है।
फिर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से है 70 से, लेकिन इनमें जो चीज़ें हैं ना, ये वायु प्रदूषण वाला, ये कोई प्रोविजन हमारे किसी भी आर्टिकल में नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी। ठीक है, नन ऑफ द अबव। 71 पर आते हैं। ये देखिए, ये हमारा आ जाता है संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890। संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, अब ये भी कहाँ से आ जाएगा भाई, ये भी आपका जो है पूछ लिया किससे, पर्सनल लॉ से आ जाएगा होके, तो इसका जो है राइट ऑप्शन रहेगा बी। ठीक है, आइए अब आगे आते हैं 72। देखिए, ये एक तो यूसीसी उत्तराखंड वाला था, और एक ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। सवाल पूछा है इससे। हम ये नहीं कह रहे कि बच्चे इसको पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं भाई, लेकिन ये बताओ, अब हर चीज़ दिमाग में नहीं रहती ना बच्चे के। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ड्यूरेशन 3 महीने होती, कि अगर ये सेक्शन 6 कहता है, इसका दहेज प्रतिषेध अधिनियम का सेक्शन 6 कहता है इस बारे में, कि अगर महिला की जो संपत्ति है ना, वो जो दहन उसे मिलता है विवाह के समय, उसे दहेज कहते हैं, और वो महिला से अलग किसी व्यक्ति को ट्रस्टी के रूप में दिया जाता है, वो 3 महीने के अंदर देगा। 72 का राइट ऑप्शन रहने वाला आप लोग का बी। 73 की अगर हम यहाँ पर बात करें, इसका भी आपका क्या है, बी है। इनकम टैक्स का सवाल है आपका। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, अब तो ये 2025 आपका हो चुका है, लागू हो गया 1 अप्रैल 2026 से, और बहुत से टैक्सों को इसमें ख़त्म किया गया है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को शामिल किया गया, बहुत सी सारी चीज़ें हैं। ये आईपीसी का आ गया है। ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन रहने वाला आप लोगों का सी। ठीक है, कौन सा है, सी, 74 का। नेक्स्ट हमारे सामने जो सवाल है वो है 75, और ये भी हमारा जो है पूछा गया है BNSS से। ओके, और यहाँ पर ये जो आप कह रहे हैं कि इसका राइट ऑप्शन है आपका कौन सा, बी, 14 डेज। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर देखिए, अब मैं यहीं की बात नहीं करी, अगर आप लोग किसी और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आप CRPC के अंदर जितनी भी लगभग ड्यूरेशंस हैं सबको ज़रूर तैयार करें अच्छे से, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 76 जो है, ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से संबंधित आ जाता है, और इसका भी राइट ऑप्शन आपका कौन सा है, ए है। किसका, 76 का ए है। फिर आता है हमारा 77, जो कि हमारा भारतीय साक्षरता अधिनियम 2023 से है। इसका बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑप्शन जो क्या होगा, 77 का सी होने वाला है। ठीक है, कि यहाँ पर जो भारतीय साक्षरता अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत, ठीक है, किस चीज़ को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया, आप बताइए, यहाँ पर ये दायरे में नहीं आता। अब यहाँ पर देखो, सब है, कंक्लूसिव प्रूफ भी आ रहा है, सेल्फ प्रिज्यूम भी है, मे प्रिज्यूम भी है। अब ये नहीं है ना अनशेषेबल प्रूफ, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा 78 आ जाता है। 78 क्या कह रहा है इसमें, ये है जो हमारा प्रश्न है, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट कर रहा है। इसका राइट ऑप्शन रहेगा आपका सी। ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज अ फॉल्स। कौन सा, 78 का। नेक्स्ट है 79, ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन से है। तो जो अवशिष्ट विधायी क्षेत्र आता है वो पार्लियामेंट के हिस्से में आता है। ठीक है, ये 248 कहता है आर्टिकल, कौन सा कहता है, 248। तो 79 का आपका राइट ऑप्शन रहेगा बी वाला, द पार्लियामेंट। यहाँ अगर हम आएंगे 80 पर, 80 का जो है राइट ऑप्शन आपका डी है इसमें, ये एक के कृपक। ठीक है, नैसर्गिक न्याय के नियम अर्धन्यायिक कार्यों की प्रचलित परिभाषा की संकीर्ण विधि तक ही सीमित नहीं है। 81 जो है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से पूछा हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हमारा जो है यहाँ पर आंसर, ठीक है क्या, केसी यहाँ पर डेविस। सॉरी एवरीवन डिस्टर्बेंस के लिए, ये डॉगी थोड़ा परेशान कर रहा है। केसी डेविस का आ जाता है यहाँ पर ये, और 81, ये 82 यहाँ पर है परिस्थितिजनक साक्ष्य। इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है आप लोगों का ए। ठीक है, ये जो स्वर्णिम सिद्धांत दिए थे शरद वर्जन शारदा के केस में यहाँ पर दिए गए थे। ठीक है, 82 का ए ठीक आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 83, और 83 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये फिर से मध्यस्थम और सुलह अधिनियम पूछ लिया गया आप लोगों को। इसका राइट ऑप्शन है आपका कौन सा, बी वाला। नेक्स्ट है हमारा, ये फिर से देखिए, वाह वेरी गुड, दहेज प्रतिषेध अधिनियम पूछा है कि दहेज देने या लेने के लिए कारावास की न्यूनतम अवधि कितनी है, और ये दहेज लेना और देना जो है सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग ऑफेंसेस है, मांगना 4 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल आपके सिलेबस में रखा है, पता आपको, आप एक अधिवक्ता बनने जा रहे हो तो आपको ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लॉज है ना सबकी जानकारी होनी चाहिए हुई। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर 5 वर्ष है, नॉट लेस देन 5 ईयर्स। हम आ गए 85 क्वेश्चन पर, और 85 का जो यहाँ पर सही ऑप्शन रहने वाला है, ये आपका CPC का क्वेश्चन है, और इसका सही ऑप्शन आप लोगों का है डी। ठीक है, डी की बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
ये सिंपल आपका बीएनएस से आतंकवादी कितने पूछा है 113 113 में डिफाइन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 87 पर अब यहाँ पर आ चुके हैं कि ये जो है आपका प्ली बार्गेनिंग का प्रश्न है और इसमें जो है 30 दिन का टाइम मिलता है। इसका राइट ऑप्शन आपका कौन सा है? डी है। और यहाँ पर हमारा 88 है, ये इसमें भी ये इनकम टैक्स का पूछा गया है। ठीक है, और भी चीज़ों को ये असर्सन आपका असर्सन रीजन वाला है और इसका राइट ऑप्शन है आपका कौन सा? बी है। ठीक है, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, सॉरी इसका जो है आपका सी ठीक है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, 88 का हमारा जो राइट ऑप्शन सी है, याद रखिएगा। यहाँ पर हमारा आता है 89 ये जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है, याद रखिएगा प्रश्न, और इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो रहेगा सी, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो प्रश्न है हमारा कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की प्रमाणिकता में, तो इसमें देखिए अब आपका विशेषज्ञ थोड़ी शामिल होंगे, सभी इलेक्ट्रॉनिक वाले लोग ही शामिल होंगे इसमें। तो 89 का हमारा सी है। अब हम आ गए 19 पर। 19 का राइट ऑप्शन हमारा रहने वाला है डी। ये है आपका जय मैंडेटरी पीयूसी सर्टिफिकेट आपका मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछा जा रहा प्रश्न है। 91 पर अब हम आते हैं। ठीक है, और 91 में जो हमसे पूछा गया है वो पेटेंट एक्ट है 1970, जिसका राइट ऑप्शन आपका सी जो है यहाँ पर सॉरी बी ठीक रहने वाला है। कौन सा ठीक रहेगा? बी। ठीक है, कौन सा ठीक रहने वाला है? बी ठीक रहने वाला है 91 का। 92 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 92 का आपका जो है यहाँ पर सही रहेगा कि ये कह रहे हैं यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय ऑनस प्रोबेंडी। ऑनस यानी कि प्रमाण का दायित्व, जिसके अंतर्गत कोई सकारात्मक दावा करने वाला जो पक्ष है वो पक्ष पर उसे साक्ष्य द्वारा सिद्ध करने का दायित्व होता है। यानी कि यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन सी ए है। सॉरी 92 का कौन सा ऑनस प्रोबेंडाई का जो है ए है। ठीक है, 105 में आता है मोस्टली, इसमें 105 में ऑनस प्रोबेंडाई। और यहाँ पर 93 की अगर मैं बात करूँ, 93 में जो आपका राइट ऑप्शन होने वाला है वो रहेगा बी। ठीक है, 93 का राइट ऑप्शन बी, बहुत कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। 94 पर अगर आप यहाँ पर आएँ तो ये आपका इनकम टैक्स का है। सिलेबस के दायरे को कूद गए हैं ये लोग, ध्यान रखिएगा। सिलेबस कोई अब मैंडेटरी नहीं है इन लोगों के लिए, क्योंकि जहाँ दो सवाल दिए हुए हैं वहाँ से 4 5 5 6 इन्होंने पूछे हुए हैं, बिल्कुल पूछे हुए हैं। और सिलेबस के क्राइटेरिया का फॉलो नहीं किया, नंबरों के हिसाब से भी नहीं किया और सब्जेक्ट के हिसाब से भी नहीं किया। ये इसमें जो आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है ये डी है। ठीक है, 94 का कौन सा है? डी। इट इज़ अ टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद हम आते हैं 95 पर। 95 का सही उत्तर जो हमारा रहेगा ये कॉपीराइट एक्ट 1957 है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से आते हैं ये प्रश्न, ये देखिए पेटेंट वगैरह के कॉपीराइट के। तो इसका ऑप्शन जो हमारा सी ठीक है। 95 का कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ठीक है, यानी कि कौन सा है? सी। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। 96 पर हम यहाँ पर अब आ चुके हैं। ये भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 65 बी है। 1872 वाले से प्रश्न है। इसका राइट ऑप्शन जो है हमारा ये है डी। कौन सा है? डी। ठीक है, ओके, क्योंकि नोट पूछा है 65 बी के समय कौन सा सही नहीं है प्रमाणिकता के बारे में, क्योंकि ये जो केस है ना ये इसकी प्रमाणिकता के बारे में ये सारे। लेकिन ये नवजोत सिंह सिद्धू वाले तो आप समझते हैं ये नहीं है इसके अंतर्गत। आगे 97 जो है ये हमारा औद्योगिक संबंध संहिता, तो अभी इसमें क्या शामिल, जो 2020 में क्या शामिल नहीं है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा बी वाला कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 इसमें शामिल नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार ये BSc 2023 का डॉक्यूमेंट्स क्या नहीं, तो ये निजी कागज़ नहीं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ये वर्ल्ड सिंपल क्वेश्चन था भाई, इनसे तो बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है 99 से, और लेकिन हाँ मैं यहाँ पर अभी पहले पूरा करा दूँ। 99 पर भी यहाँ पर जो है डाउट हो रहा है। ठीक है, इस पर भी याद रखिएगा। ठीक है, बाकी क्या है डाउटेबल है। ठीक, ये भी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 100 की, तो 100 अब हमारा पूछा गया है भाई, अब मिला है आपके कम से कम हिंदू लॉ से संबंधित एक प्रश्न कि हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत, ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में दत्तक ग्रहण के लिए पत्नी की सहमति जरूरी नहीं होती है, तो इसका ए ठीक है, धर्मांतरण के कारण हिंदू अगर नहीं रह गए। सी हैज सीज टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन। तो इस तरीके से पूरे 100 के 100 प्रश्न यहाँ पर हो चुके हैं। तो भाई देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखिए एक नॉर्मल सी बात है जिसके बारे में लगभग हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि इस बार का जो अब जो AIB बच्चे दे रहे हैं वो भी हैं जो दूसरी तीसरी चौथी 5वीं बार भी दे रहे होंगे। वो बच्चे भी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया
तब दे रहे हैं, वो भी हैं जो इस बार जो थे आपके 10th या फिर आपके 6 सेमेस्टर में रहे होंगे, या फिर वो भी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा, हर कैटेगरी का बच्चा इनको दे रहा है। वो बच्चे भी हैं यहाँ पर जो मोस्टली आप डीपली तरीके से जुडिशरी या किसी गवर्नमेंट लीगल गवर्नमेंट फील्ड के अंदर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो भी हैं जो बेचारे एडवोकेसी कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने को वक्त नहीं मिलता है उस तरीके से पढ़ने का। तो यहाँ पर देखिए, अगर एक वो कहते हैं ना कि सच्चाई तो वैसे ये है कि जो वास्तव में एडवोकेसी करना नहीं चाहते बच्चे, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पेपर बहुत टफ नहीं होता है, क्योंकि अब 100 के 100 थोड़ी लाना है भाई। क्योंकि रेयरली आप बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे कि अगर मैं मेजर लॉज की बात करूँ तो ये तीनों हो चुके हैं आपके, कॉन्स्टी हो चुका है, आपके पीएल के सारे केसेस हो चुके हैं, आपका सीपीसी है, और आपका जो है ये पर्सनल लॉज है, लेकिन आप थोड़ा हटके इनको पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी, और आपका जो है टीपीए है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारी चीज़ें वो अच्छे से पढ़ता है। और पास के लिए उसे कितना लाना, इतना ही सफिशिएंट, इससे ज़्यादा की ज़रूरत क्या है भाई। अगर इतना भी करेगा तो 60 तक आराम से वो पहुंच जाएगा। लेकिन वास्तव में जो बच्चा अधिवक्ता बनना चाहता है ना, जिसका मुख्य उसका सपना ही एडवोकेट बनना है, क्योंकि वो उस तरीके से उतना डीपली नहीं पढ़ पाता, क्योंकि अपने एडवोकेसी बस सुबह से शाम तक कचहरी के अंदर काम करता है, इतना वक्त उसको नहीं मिलता। कचहरी के अंदर ये सारी चीज़ें थोड़ी ना आएंगी जितना वो इतना लेंदी वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें, ये वास्तविकता है जो मैंने आप लोगों को बताई है। बट फिर भी आप लोग मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपका कितना कितना जो है यहाँ पर बैठ रहा है। बट हमारी यही विशेष है कि आप लोगों का इस बार का भाई सभी का निकल जाए, चाहे कोई पहली बार दे रहा हो, चाहे अभी एलएलबी के 10th या 6 सेमेस्टर में हो, कि सबका ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास हो जाए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो पेपर है ये बहुत लगभग 90% बच्चों की जेब पर बहुत ज़बरदस्त खर्चा डालता है। और दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो ये हो ही गई है, दूसरी चीज़ ये है कि वास्तव में वो फिर से कम 6 महीने 1 साल के लिए अपने सपने से वंचित रह जाएगा अगर वो पास नहीं हो पाया है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट और करूँगी आप लोगों से, जिनको लग रहा है, जिन्होंने अपना यहाँ से मिलान करने के बाद आपको लगे कि भाई हमारा नहीं बैठ रहा है, तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पुराने साल के पेपर को उठा करके खुद पहले बेरेक्ट पढ़ें। आप 100 के 100 क्वेश्चन मत देखें, आप 70 का टारगेट लेके चलें तो 55-60 तक आसानी से आपका आ जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बैठ के जो बहुत लेंदी वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको आप सॉल्व करें, आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका आएगा, चीज़ें सर्च करने का मौका मिलेगा। तो अभी से आप 2-3 दिन आराम से रेस्ट करें, माइंड को अपने फ्री करें। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई हमारा तो नहीं होगा इस बार भी, वो इसी काम को प्लीज़ फॉलो करें, फिर उसके बाद मुझे बताएं कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।